नमस्कार। ये दिल से एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है। ख़ास क्यों है मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना उन छात्रों से मिला जाए या उन लोगों से मिला जाए जो वहाँ जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पे थे। उन्होंने वहाँ क्या देखा, वहाँ वो क्यों आए, क्या महसूस किया, वहाँ पुलिस का रवैया क्या था। सुना है कि पुलिस बैटन रखती है, उसमें थोड़ा करंट भी होता है। किसी को करंट लगा और अगर लगा तो क्या चोट आई, उसका नतीजा क्या हुआ। और कई ऐसे लोग वहाँ आए थे जो शुरू में शायद ना आए हों पर बाद में जुड़े। क्यों जुड़े, कब रहे, क्यों रहे, कितनी देर के लिए रहे, और वहाँ जो वातावरण था वो क्या था। तो ये तो तभी पता चल सकता है कि अगर जो लोग वहाँ थे और वो भी युवा लोग, उनसे हम बातचीत करें या पता करें कि वो क्यों गए, काहे को गए, कितनी देर के लिए रहे, और उस अनशन के बाद या उस प्रोटेस्ट के बाद आज के दिन उनके मन में क्या बीत रहा है। इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे पास 3 ऐसे युवा लोग हैं जो वहाँ थे और वो अपनी आंखों देखी बताएंगे कि वो क्यों गए और उन्होंने वहाँ क्या किया। पहले तो कात्यायनी पंत, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ इस प्रोग्राम में आई। मैं तो पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ और सुना है कि आप गाती पे हैं, वहाँ गई, आपने गाने भी कई गाए। ईशांत कुमार शर्मा साहब, आप वकील भी हैं, तो हम भी उसी पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ में सुना है कि आप आर्किटेक्चर में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ मेरे साथ जुड़े। और आकांक्षा गौतम जी, थैंक यू वेरी मच, आप टूर गाइड हैं दिल्ली में और आप भी वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे थी, और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आई हैं। कात्यायनी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहली बार आप कब गई वहाँ? पहली बार मैं 5वें या 6ठे दिन गई होंगी। अच्छा। मेरे दोस्त अनशन पे थी। नेहा, तो मैं उससे मिलने गई थी और मैं देखने भी गई थी क्योंकि हम देख रहे थे ऑनलाइन एक मुहिम शुरू हुई है। अच्छा। तो वो ऑन ग्राउंड कैसी थी और क्या हो रहा था, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी थी और मुझे जानना भी था कि कैसे कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और क्या क्या बातचीत हो रही है। तो मैं एक तरह से अपनी सॉलिडारिटी दर्ज करने गई थी, देखने गई थी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो शुरुआत में तो ये छोटा मोटा प्रोग्राम था ना, ज़्यादा तो इसमें लोग दिलचस्पी नहीं रहे थे शुरू में छोटा था, बट आई थिंक जब तक मैं भी चली गई थी वहाँ पे लोग आने लग गए थे, थोड़े बहुत आने लग गए थे। ऑफकोर्स 20 तारीख के आसपास लोग बढ़ गए थे, बट कुछ कुछ छोटे छोटे, जैसे मैं देख रही थी कॉलेज खत्म होके बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। या नौकरी के बाद लोग आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों में एक था कि क्या चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कोई हमारे लिए बैठा है या कुछ तो बातचीत हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो आई थिंक लोग कहीं और ना जाके, मुझे लग रहा था लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे थोड़े से संकोच से आ रहे हैं कि थोड़े डर से भी आ रहे हैं, पर आ जरूर रहे थे। बट इससे क्या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो पेपर लीक का मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा था, सब लोग उससे जुड़ रहे थे, या पेपर लीक के अलावा भी उनके मन में था कि नहीं, ये जो शासन है ये सही नहीं है, गलत रास्ते पे चल रहा है और हमारे भविष्य को खतरा है, ये थी भावना? पेपर लीक के लिए भी बहुत लोग आए थे। अच्छा। बट ऐसे कई लोग आए थे जो अपने अपने मुद्दे लेके आए थे। कैसे? जिनको किसी ना किसी, जैसे मुझे आई थिंक 20 तारीख के दिन ही मुझे कुछ औरतें मिली जो राजस्थान के कहीं गांव से आई थी, कोई साउथ से आया था, और वो आए थे, वो कह रहे थे कि हम इसको, मतलब हम इनको हटा के ही रहेंगे। अच्छा। और उनका कोई नीड से उनको कुछ महसूस हुआ था कि कुछ गलत हो रहा है। अच्छा। या उनका कोई मुद्दा शायद उनके बच्चे के साथ या उनके साथ, या सिर्फ एक समस्या नहीं है ना, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो वो इंटरकनेक्टेडनेस और वो सिस्टम की जो मार सह रहे हैं हर तरीके से, वो सब लोग समझ रहे थे कि पेपर लीक भी है, जो औरतों के साथ जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी है। अच्छा। जो बहुत सारे लोग अपने अपने, इनफैक्ट 20 तारीख तक आप देखेंगे कि
बहुत लोग अपने अपने अलग स्टॉल भी खड़े करके बैठे थे। किसी की आई डोंट रिमेम्बर कौन इंसान थे, बट किसी की शायद डेथ हो गई थी कहीं पर तो, और उनका एक अलग था, उनके अलग लोग थे। तो एक आंदोलन ने या एक मूवमेंट ने और कई लोगों को एक प्रेरणा दी बोलने की। ओ अच्छा। तो बहुत लोग आ रहे थे। तो ईशान, आप काहे को वहाँ गए और कब गए? मैं जंतर मंतर या जो टॉलस्टॉय रोड है, अक्सर आप मुझे वहीं पाएंगे। इस प्रोटेस्ट के पहले भी बात, आप परमानेंट साइट है मतलब? हाँ, परमानेंट साइट है वहां पर। तो जब ये शुरुआत हुई इसकी चीज, बहुत सी बात जो कात्यायनी ने बोली, उससे थोड़ा सा हम पीछे जाएं कि जो जुडिशरी की तरफ से एक बयान आया कॉकरोच को लेकर, ऑनलाइन ये पार्टी बनी, तो ये गुस्सा वहां से शुरू हुआ। और क्योंकि मैं एक वकील, क्यों गुस्सा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं और इसको एक पर्सनल उस पर लेकर जाऊं, मैंने अपनी लॉ की डिग्री जो है जैसे सूर्यकांत से ली पिछले साल, जब एज अ चीफ जस्टिस। उससे पहले वो विजिटर थे, हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट हुए, उस समय वो हमारे विजिटर थे, मैंने उनसे डिग्री ली दिसंबर में। और फिर एक बतौर लॉयर मैंने जब उनके जुडिशरी से आते हुए एक बयान सुना इस तरीके से, अब वो कहते हैं कि मेरा बयान वो एक्सप्लेनेशन अब वो दे सकते तोड़ हैं वहां मरोड़ पर के मैं मैंने ये मेरा मकसद नहीं था। हाँ, वो ठीक बात है, बट जुडिशरी को हम बड़ी होप से देखते हैं कि सरकार है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जुडिशरी तो है, कोर्ट में तो हम जा ही सकते हैं। एज अ लॉयर इस चीज को शायद मैं और एक बेहतर उससे समझता हूँ कि कोर्ट कितना कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, अगर कहीं कुछ नहीं है, और करते आए हैं। तो वहां से एक ऐसा बयान आना, तो वो एक उम्मीद तोड़ देने वाला किस्म का बयान था। तो आप इसलिए वहां गए थे? नहीं, इसकी शुरुआत वहां से हुई, और वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि अब अगर वहीं से इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो फिर हम कहाँ उम्मीद करें। तो वहीं घूमते हुए जब धीरे धीरे सीजेपी का जैसे उन्होंने वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो इसमें एक और बात है कि अभी जैसे कात्यायनी कह रही थी कि वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग अपने मुद्दों से जुड़े हुए थे। शायद मेरी पीढ़ी के लोग ये इस चीज को नहीं समझते कि जंतर मंतर सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट साइट नहीं है। वहां पर अगर शायद कुछ लोग उस तरीके का समर्थन नहीं दिखाया गया ट्रांस बिल को लेकर, मैं वहां भी गए, आप कभी भी जाएं जंतर मंतर, वहां आपको 4-10 लोग अपने अलग अलग मुद्दे, गिग वर्कर्स वहां पर कब से इकट्ठे हैं। तो शायद सीजेपी, तो मैं वो सारे मुद्दे, वहां पर बहुत अच्छी सरदार पटेल स्मारक लाइब्रेरी है, उसमें जाते रहते हैं, तो सीजेपी का चल रहा था, तो आते जाते उनकी जो बात है सुनना या लोगों से बात करना जो अलग अलग बात कर रहे हैं आते जाते, तो मैं तो इस तरीके से वहां पर आता जाता रहा। पर जब 20 तारीख को अब जो हिंसा हुई या जो घटना वहां घटी, दिल्ली पुलिस पे कहा गया, बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब ये कोई सीजेपी का कोई ये एक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये उनका कोई आंदोलन नहीं है, ये मेरे जैसे, अब मेरे जैसे क्या मेरे साथ के लोग यहाँ, कात्यायनी है, आकांक्षा है, और कितने मेरे दोस्त जो वकील थे, बल्कि एक मेरा दोस्त बैंगलोर से खास इसके लिए आया, वो सिर्फ सुबह और शाम को बैंगलोर वापस चला गया मेरे साथ। वो क्यों आया? क्योंकि यही एक भावना कि अगर हमारे लिए कोई रिट्रेसल का ऑप्शन ही नहीं है, हम अपनी बात कहें किसको, सरकार इतने लंबे समय से नहीं सुन रही। सीजेपी का जब आंदोलन ऑनलाइन ही सिर्फ खड़ा हुआ, सरकार ने हर तरीके से कोशिश करी कि इनका ट्विटर बैन किया जाए, इनको मलाइन किया जाए पब्लिक में, क्या आइडेंटिटी के बेसिस पे बोला जाए, ये इस तरीके के लोग हैं। तो नीट एग्जाम से जुड़ा हुआ नहीं था ये केवल नीट एग्जाम से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि पब्लिक में ये बात शायद इतनी है नहीं कि इस साल जो सुप्रीम कोर्ट में लॉ रिसर्चर का एग्जाम हुआ, वो एग्जाम जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कराती है, उसमें खुद इतनी इश्यूज थे, जो कि मैंने खुद दिया कि, और जो कि एक बहुत छोटा उसका नंबर ऑफ पीपल हैं जो अपीयर होते हैं नीट से, वो कुछ भी नहीं है, 7-8 हजार लोग हैं, और वो ऑनलाइन टेस्ट था, एमसीक्यू था, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी। बाद में कोर्ट ने बोला हाँ इनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद तक भी लोग जो फाइनल रिजल्ट, बार काउंसिल एग्जाम में भी धांधलेबाजी होती है। हाँ, मुझे नहीं मालूम, बट लोग कहते हैं तो अभी नीट के बाद इस गुजरात में अभी पीछे ही हुआ, फिर उत्तराखंड में हुआ, ये तो रोज के रोज चलता रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्थान से एक ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है सीजीआई के द्वारा, उसके बाद एक एग्जाम जहां पर्सनली मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद करा रहा है, रजिस्ट्री करा रही है उस एग्जाम को, और उसमें भी एक तरीके से भरोसा नहीं रहा है, तो फिर कहाँ भरोसा, किस की ओर हम देखें, किससे हम उम्मीद करें। तो मेरे जाने का मोटिवेशन यही था कि कोई उम्मीद, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं दिखती अगर अब हम अपने लिए खुद नहीं बोलेंगे अपनी आवाज। आकांक्षा जी, आप क्यों गई, कैसे गई, कब गई? सर, एक तो जो कॉकरोचेस वाला कमेंट आया था, आई थिंक आई टुक इट वे पर्सनली, इट डिड हिट मी बिकॉज आई
वर्क एज अ टूर गाइड जैसा आप बता रहे थे, पर वो सब मेरी ज़िंदगी में इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे अपने आप को सस्टेन करना है। एंड फॉर 4 years आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम 2 colleges। एक टाइम पर मैं 4 साल एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ रही थी, एंड उस टाइम पे बिकॉज आई गॉट टू गो इन टू लाइक अ ट्रेडिशनल स्कूल एन ऑल्टरनेटिव स्कूल, NGO। Why would you drop out? I dropped out in my last year because I was clinically depressed and I was really short on attendance. And again ये एक बहुत बड़ा उस टाइम पे मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें सारे बच्चों के मेंटल स्टेट्स को कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर द एनी इलनेस इफ आवर लर्नर्स आर गोइंग थ्रू। पर जब मैं खुद जाके अपने टीचर्स से इस बारे में बात कर रही हूँ तो उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि रूल्स रिक्वायर यू टू बी प्रेजेंट 75% ऑफ द टाइम्स, राइट। सो एनीवे उन 4 सालों के टाइम पे व्हेन आई वाज गोइंग टू NDMC का स्कूल में अगर आप जाके देखें या फिर एक ऑल्टरनेटिव स्कूल में जाके देखें, ज़मीन आसमान का फर्क है। एंड उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हमें कितनी सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। आई हैव बीन स्कूल्ड इन KVs एंड सम प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पर भी बहुत डिफरेंस है। और हालांकि एक टाइम पर मतलब मेरे पापा की पूरी सैलरी जो है वो सिर्फ पढ़ाई पर ही जा रही है। उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में डाला, पर वहाँ पे भी आई एम फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन क्लास एंड ऑल्सो अ सर्टेन कास्ट। आप लाइक इमेजिन करिए कि 5th क्लास में, बिकॉज आई एम AA आकांक्षा, आई एम ऑलवेज रोल नंबर 1। And that's been like a curse in my life in a way that I'm always on the top. And in 5th standard, मतलब बच्चों के अंदर You are targeted as target number 1 for everything. Also in the attendance, everyone's category is marked in front of their name with a red pen. So 5th class में बच्चों के ऊपर इतना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिनके नामों के सामने SC, ST, OBC लिखा है उनके साथ नहीं बैठना है। So I am facing like these things from a very early on, and I have felt like always enraged तो ये with the system. कौन से स्कूलों में ये ऐसी I'm talking about the private school I was in. अच्छा। KV में I felt कहाँ फिर कौन से नाम ना लो स्कूल का, किस जगह? फरीदाबाद में थे। And KVs में I have been into 2 KVs, संगम विहार, पुष्प विहार। दोनों KVs में I felt more belonged, and the only reason was कि वहाँ पर मैं बच्चों की क्लास एंड कास्ट दोनों से रिलेट कर पा रही हूँ। वहाँ पे कोई भयंकर डिफरेंस नहीं है। जहाँ की प्राइवेट स्कूल्स में मेरे पास किस तरीके का बैग है, किस तरीके का ज्योमेट्री बॉक्स है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक कंसिडर्ड, राइट। तो बचपन से ही आई थिंक लाइक आई हैड दिस थिंग, एंड देन इवेंचुअली ड्यूरिंग ग्रेजुएशन व्हेन आई गॉट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स, आई रियली फेल्ट दैट it's unfair. It's unfair to anyone who cannot go to an alternative school. And when the comment about cockroaches came about, I just felt, because every time I'm in like No justice anywhere. Yes, this is like hopeless situation, because there's, as Ishant was saying, there's one institution where you want to keep your hope in, and that is saying that you are cockroaches and you are good for nothing. So I also personally felt enraged. And second reason I was drawn to the protest was Abhijit Ditke, for sure, because for the longest period of time I have not seen any person from Dalit community rise up and become face of something. We only see our people getting like raped and killed and lynched for whatever reasons. Rohit तो basically आप एक डिफरेंट मानसिक सोच जी के आधार पे आप वहाँ पहुँची कि मेरी जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ कोई मुझे रास्ता दिखता नहीं इंसाफ का जी। और जहाँ ऐसा बयान आ गया तो निश्चित रूप से आप जुड़ गई उस मूवमेंट से। हाँ, और आप कब गई उस मूवमेंट में? सर मैं पहले दिन से ही थी जिस दिन तो आप थ्रू आउट रही? जी, मोस्ट ऑफ द डेज, नॉट हर रोज, पर अल्टरनेटिवली यस आई वाज देयर। कात्यायनी जी, आप बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एक कलाकार हूँ, एक फैसिलिटेटर हूँ, तो मैं गाती हूँ, थिएटर करती हूँ, नाटक बनाती हूँ। अच्छा। और बच्चों के साथ काम करती हूँ, संस्थाओं के साथ काम करती हूँ थिएटर और म्यूजिक को लेकर। तो आप थिएटर म्यूजिक को लेकर अगर करती हैं तो फिर आप वहाँ क्यों गई? क्योंकि थिएटर और म्यूजिक हमारे प्रांत में बहुत मतलब एकदम उसके बेडरॉक में जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस के साथ। अच्छा। इट हैज ऑलवेज बिन अराउंड, चाहे आप इप्टा को देख लीजिए, हम देखेंगे। हाँ, तो आप या तो अंग्रेजों के जमाने में देख लीजिए या हम इप्टा भी के टाइम। देखेंगे। हाँ, तो गानों से लोगों को वो ऊर्जा मिलती है जो उनको
मतलब इतने गाने जो हमने गाए इस प्रोटेस्ट में भी, पहले भी गाए आपने गाने? हाँ हाँ गाए। अच्छा, वाह। तो कई बार देखा कि गा रहे हैं तो सामने से कॉल एंड रिस्पॉन्स हो रहा है, तो अगर मैं कुछ गा रही हूँ तो कोई और उसमें उठा ले रहा है, या कितने गाने ऑन द स्पॉट ही बन रहे थे। लोगों को जो जो चिंताएं थी, जो जो शंकाएं थी, वो मुझे कह रहे कि अरे ये तो मैं बोला आप गाइए ना, तो फिर वो गा रहे हैं। अच्छा। तो वो कह रहे नहीं आप गाओ। मैंने कहा हम मतलब सब, इट इज अ स्पेस दैट एवरीबॉडी, सब लोग साथ में मिलकर उसको बना रहे थे। तो थिएटर और म्यूजिक, हमने एक नाटक भी किया था वहां परफॉर्म, एक बेरोजगार की अधूरी लव स्टोरी। अच्छा। तो उसमें ये वाली बातें हो रही थी कि कैसे आपको एक वो भरना पड़ता है, जन्म थिएटर का नाटक है। अच्छा। पर हमने अडेप्ट किया था पीएसआई ने। तो कैसे आप एक फॉर्म भरते हो, उसमें रोबोट वाला आपको करना पड़ता है, फिर आपका इंटरनेट चला जाता है, क्या क्या अलग अलग वो होते हैं स्टेप्स, और वो स्टेप्स कितनों के लिए कितने एक्सेसिबल है, क्या क्या अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे आप कितने लोगों को निकाल देते हो। या अभी जो एनपीए वगैरह है, जो सारी चीजें, वो कितने लोगों को पता है, कितना बताया जाता है। तो आई थिंक गानों के थ्रू फिर भी कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचता है। जैसे वोटों में कई नाम डिलीट हो जाते हैं। हाँ, डिलीट हो जाते हैं कि ये जा रहे हैं, जो दोनों चीजें हैं। हाँ, तो लोगों को पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। कोई लोग आके दिखा रहे हैं अपना कार्ड, कह रहे हैं अच्छा हम मर गए हैं क्या? आप तो हो ही नहीं, आपका तो निधन हो गया है। तो किसी के पास इंटरनेट है तो वो बार बार रिफ्रेश करके अपना लॉगिन कर सकते हैं, जिस पे इंटरनेट नहीं है फिर वो रुकते हैं, वो कहीं जाते हैं। कितने लोग बाहर जाके किसी सेंटर में, कोचिंग सेंटर में जाके अपना भरते हैं। तो ये कितना फॉरगिवन है हमारे सिस्टम्स के लिए कि हाँ ये तो भर सकते हैं, तो आसान है। आपको कुछ अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए कितना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक तबके तक ही सीमित है। मतलब वो अच्छे से कर पाएंगे, सीमलेसली जिसे कहते हैं, और बाकी लोग अपना देख लेंगे। तो एनीवे, गानों का ये है कि घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम गा रहे थे, नाटक कर रहे थे। जब मैं 2-3 दिन बाद गई तो लोगों को याद था आपने ये वाला गाना गाया था। अच्छा। ये वाला नाटक किया था। अच्छा। एक लड़की थी, इसने सरकार का किरदार किया था, तो उसे लोग कह रहे थे अरे ये देखिए सरकार ये रही। अच्छा। तो उसको एक विलन के उसमें थोड़ा देख रहे थे। या जो कैपिटलिज्म का रोल जिसने किया था, पूंजीवाद का, उसको देख रहे थे ये रहा पूंजीवाद। अच्छा। तो पीपल वर एबल टू कनेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी के जो नोट्स हैं या जो अलग अलग क्लॉजेज हैं चीजों में, लॉ में भी है, वो मतलब सब लोग नहीं पढ़ते। जिनको रुचि होती है वो कहीं ना कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, बट कितना कितना एक्सेसिबल हो जाता है गाना, थिएटर, और सबकी जुबान में मुझे लगता है कहीं ना कहीं चढ़ जाता है कोई एक गाना। तो रामेश सुना दीजिए, कोई छोटा सा गाना सुना दीजिए। तो हमने गाना गाया था हिल्ले ले जगजोड़, ये मतलब लैंड राइट्स के उससे भी आता है, लैंड राइट्स। हाँ, पर हमने इसको थोड़ा सा अडेप्ट किया था इसके लिए। तो हमने अलग अलग अपनी लाइनें करी थी कि हिल्ले ले जगजोड़, हिल्ले ले जगजोड़, हिल्ले ले जगजोड़ दुनिया, अरे डह गए ट्रम्प वाओ, डह गए मोदी, अरे डह गए ट्रम्प वाओ, डह गए मोदी, अरे डहे पूरे आरएसएस का बागीचा, हिले ले जगजोड़। अच्छा, ऐसे भी कहा। इसका रिएक्शन क्या था? आप गा रहे? बहुत बढ़िया। फिर लोग अपने अपने शब्द डाल रहे हैं। अच्छा। कि ये भी ढह जाए, ये कोई न्यूज चैनल ढह जाए, कोई एंकर जो गोदी मीडिया का एंकर है वो ढह जाए, ये ढह जाए, वो ढह जाए। तो गोदी मीडिया के एंकर वहां आते थे ना? आपने मैंने देखा। हाँ। फिर उनके बगल में लोग खड़े होकर कह रहे हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो वो खड़े हुए हैं, वो आंखें नहीं मिला रहे हैं, वो आंखें मीजे हुए हैं थोड़ी सी अपने। निशांत, आपकी बात यहाँ से शुरू करते हुए कात्यायनी ने कहा गोदी मीडिया के एंकर आ रहे थे। वो एंकर उसमें देखेंगे जो चेहरे हैं गोदी मीडिया के, या जो इन सारे न्यूज चैनल के चेहरे हैं, उनमें से कोई वहां नहीं था, ना ही वो रिपोर्टर। सिर्फ रिपोर्टर। जो चेहरे हैं वो उनमें से आपको कोई नहीं दिखाई देगा। आप अभी भी फुटेज देखिए, उनकी रिपोर्टिंग देखिए आप वहां से, आपको वहां कोई, क्योंकि इंटरनेट ब्लॉकेज चल रहा था, वहां पर कोई ओबी वैन्स नहीं थी, किसी तरीके की लाइव रिपोर्टिंग नहीं थी मीडिया की तरफ से, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ अगर हम इतना भी देखें कि क्या हो रहा है, सिर्फ ये बताने तक की जिम्मेदारी भी अगर हम उनकी मान लें, तो मीडिया ने तो वो भी पूरी नहीं की वहां पर। बाकी मैं जो वहां पर गया, तो क्योंकि मैं वहां घूमता रहता हूं और मैं मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर है जो हमने
47 के बाद से दिल्ली में बना है, देखा है हमने। तो मैं उसके बारे में देखते किस तरीके से उसको एक पब्लिक की दृष्टि से सरकार ने बनाया। जो सड़कें हैं, पार्क हैं, बगीचे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है उसका सेंट्रल विस्टा। अभी उसको किस तरीके से बाय लॉज को आर्म ट्विस्टिंग करके चेंज करके पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें अपनी अलग चीजें हैं। तो उसी रोड पे आप जब निकलेंगे, टॉलस्टॉय रोड पे जहाँ सारा प्रदर्शन हो रहा था, एक सरकारी कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल विस्टा के बोलार्ड्स हैं, पुरानी साइन बोर्ड हैं, ड्रेन कवर्स हैं, डस्टबिन हैं जो वहां पर पड़े हुए हैं। और मैं पहले भी जाता रहा वहां पर, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो पब्लिक स्पेस हमारी खत्म हो रही है, ये शायद उनकी आखिरी निशानी है एक तरीके से, जिनको हम देख सकते हैं किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में जो लेख लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो क्योंकि अब 24 साइकिल है हर आर्टिकल की, हर न्यूज की। उसके बाद एक मटेरियल मेमोरी क्या रहती है इस पब्लिक स्पेस की। और तो वो कंपाउंड को मैं हमेशा निकलते बढ़ते मैंने तस्वीरें ली। और क्योंकि वो कंपाउंड एक ऐसी जगह पे, अगर आप उस कंपाउंड के बाहर से जब जाएंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पीछे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन दिखाई देती है, करेक्ट। और जब उसको मैं देखता हूँ और मैं यहाँ पर ये सारा मलबा मैंने देखा सेंट्रल विस्टा का, तो यही बात आई मेरे दिमाग में बार बार कि ये जितनी भी इमारतें हैं इनकी तो एक शायद सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइफ है, इनकी कोई पब्लिक लाइफ नहीं है कि ये पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए। जब तक वो एक शायद सरकारी नैरेटिव, एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट कर लिए शायद इस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ये खड़ी है। कल को जवाहर व्यापार भवन नाम है, वो सूट नहीं करेगा, शायद ये भी यहीं दिखाई देगी इसी कंपाउंड में। तो जब मैंने देखा कि किस तरीके से वो स्पेस को रिक्लेम किया मेरे जैसे लोगों ने, जो इंपीरियल होटल की दीवार है कि 21वीं सदी में आज भी एक होटल है कि जिसका हम इंपीरियल साम्राज्यवादी शब्द जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी दीवार मैंने शायद कभी भी इन प्रोटेस्ट से पहले उस पर मैंने एक धूल, एक तिनका कुछ नहीं देखा उस पे। इस बार देखा, इस बार वो पूरी दीवार रंगी हुई थी, वो मणिपुर की बातों से रंगी हुई थी, वो जनता का जो सरकार के प्रति आक्रोश था उससे रंगी हुई थी। उससे ही थोड़ा आगे जंतर मंतर को जिस तरीके से पब्लिक ने रिक्लेम किया, जंतर मंतर मेरे लिए तो एक यही प्रतीक है, एक रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, जिन आदर्शों को लेकर शायद इस देश की शुरुआत हुई थी, पर आज वो हर जगह से खत्म हो रहे हैं। तो एक ऐसी स्पेस को रिक्लेम पब्लिक ने किया जो साइंटिफिक टेम्पर, जो शायद नहीं चाह रही सरकार कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, इन मूल्यों को, इन आदर्शों को। और उसी के बाद फिर हम देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है संसद मार्ग का, शायद जो उससे बड़ा कोई जनता के लिए कोई प्रतीक ही नहीं है जनता का, कि जनता क्या चाहती है और जनता क्या है। और उससे भी बढ़िया कि आप देखेंगे जितनी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, सीआरपीएफ, उनके ठीक ऊपर एमडीएमसी की बिल्डिंग है, पालिका केंद्र, जो जंतर मंतर से इंस्पायर्ड है। और वहाँ इसी सरकार ने महात्मा गांधी की एक म्यूरल लगाया 2019 में। तो ऐसा लग रहा है महात्मा गांधी देख रहे हैं, जो सरकार जितना प्रचार कर रही है कि ये सब हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। वो मुझे इस सब चीज में लगा कि सही मायने में शायद हमने अब इन चीजों का, वो संसद मार्ग का साइन बोर्ड है, ये जंतर मंतर है, ये पीरियड होटल है, वो सेंट्रल विस्टा का जो मलबा है, इनको शायद अब सही मायने में मेरी पीढ़ी या मेरी जनरेशन अब समझ रही है, जो शायद मुझे लगता था कि हम नहीं समझते। हम तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे लोग जब वहाँ गए तो आपके मन में अपने नए नए किस्म के मुद्दे थे। हाँ, राइट। वो शायद क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ वो तो पेपर लीक का हुआ, लेकिन जो वहाँ लोग पहुँचे उनके मन में कई ऐसी भावना थी जो बेइंसाफी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि पेपर लीक, यही मुझे लगता है। क्योंकि बार बार ये कहा गया कि पेपर लीक तो पहले भी होते आए हैं। वाजिब बात है, वो कोई फैक्टर्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस सरकार में हुए हैं, हर सरकार में, आगे शायद हम यही होप कर रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद तो ना ही हो। पर ये एक पेपर लीक कोई अचानक से नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, जिस तरीके से एनटीए का गठन किया गया इतने विरोध के बाद, अब यूजीसी और जो और रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो इससे ये एक नीट पेपर लीक की समस्या सिर्फ आगे बढ़नी है, इसके हमें और अलग रूप स्वरूप तरीकों में ये दिखना है। ये नीट पेपर लीक तो सिर्फ शिक्षा का ढांचा का समस्या है। हाँ, ये उसी 100 समस्याओं की सिर्फ एक समस्या है जिसको शायद जनता की उस तरीके से आवाज मिली। आकांक्षा, सर मैंने जब ड्रॉप आउट किया था तो मेरे अंदर जिद थी कि मुझे अपना आर्ट करना है। एंड उस टाइम पे मैं एक चीज़ करना शुरू किया था मैंने, जिसको ब्लैकआउट पोइट्री कहते हैं। तो मैं लगभग पिछले 1-2 सालों से ब्लैकआउट पोइट्री न्यूज़पेपर्स पे कर रही हूँ। ब्लैकआउट पोइट्री का मतलब समझा दो मुझे। नहीं, ब्लैकआउट पोइट्री बेसिकली आप एक प्रिंटेड टेक्स्ट लेते हैं, अक्सर ऐसा कुछ जिसमें ज़्यादा लिटरेरी वैल्यू नहीं है। अच्छा।
तो कॉमन एक टेक्स्ट लेंगे एंड उसमें से आप कुछ शब्द चुनते हैं एंड बाकी सबको आप ब्लैक आउट कर देते हैं एक तरीके से। ओह अच्छा अच्छा। तो अंत में पूरे टेक्स्ट में से आपके पास कुछ एक मैसेज या फिर एक पोइट्री या फिर कुछ बच जाता है। अच्छा। एंड पिछले 1-2 सालों से मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर खोलिए, हर रोज़ उसमें मतलब दिन से हर रोज़ एक से एक बदतर न्यूज़ जो है रेप्स को लेके, स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है उनको लेके, औरतों की दशा को लेके, क्वेयर राइट्स को लेके, हर टाइम अगर आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर खोलिए उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है। तो ऐसे कुछ ये शुरू हुआ एंड प्रोटेस्ट के टाइम पे मैंने हर रोज़ न्यूज़पेपर खरीदा इस उम्मीद में कि किस दिन जो है कुछ पब्लिश होगा, मतलब प्रोटेस्ट के बारे में। एंड मुझे याद है कि लगभग 14 दिन लग गए, 14-15 दिन लग गए उसको एक न्यूज़ बनने के। जब फाइनली वो न्यूज़पेपर में आया तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी एंड ऑब्वियसली आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग ब्लैकआउट्स रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट न्यूज़। अभी हम मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, मुझे ये लगता है कि सिर्फ टेलीविजन वाली मीडिया नहीं पर न्यूज़पेपर मीडिया जो है वो भी बहुत बायस्ड है। वो तो है। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास में देखें, अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों अखबारों में आप न्यूज़ देखेंगे तो सेम न्यूज़ है एंड बातचीत भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके की बातें हो रही हैं, शब्द थोड़े अलग अलग हो जा रहे हैं, पर उसमें मेजरली हम गवर्नमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव देखते हैं, ना कि जनता की तरफ से। सो मेरे लिए आई थिंक वो एक इंगेज करने का एक पॉइंट था कि कैसे मैं प्रोटेस्ट को लेके ऐसे शब्द चुन पाऊँ जो कि रेदर देन होपलेसनेस should take us towards hope, because that's what this movement is for me. For the first time I felt like एक तो इतना बड़ा लेवल पे प्रोटेस्ट होना कि इतने सारे लोग एक साथ आ जाएं, जो नीट से जुड़े हुए हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी, तो उन सबका एक साथ आना अल्टीमेटली आई फेल्ट लाइक इट वाज वेरी एम्पावरिंग। वहाँ रहना भर ही मेरे लिए काफ़ी मतलब मेरे को मजबूत किया आपको आवाज मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि अभी कात्यानी बोल रही थी, मैं वहाँ पे थी जब ये गाने चल रहे थे। तो वो एक अलग ही लेवल का जोश होता है। मेरे को याद है कि 3-4 दिन तक मेरे गले की आवाज़ एकदम बैठी हुई थी क्योंकि जोश जोश में आप घंटे 2 घंटे ऐसे नारे लगा लेते हैं, गाने गा लेते हैं। तो वो एक जो जोश था वो मतलब दैट वाज मैजिकल एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई केप्ट गोइंग बैक। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट अच्छी बात की कि भाई न्यूज़पेपर की जो भी खबरें आती हैं वो भी लगता है कि बायस्ड हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जी। तो उसमें और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पुलिसमैन की एक तस्वीर है, वो खून से भरा हुआ है, वो बड़े प्रोमिनेंट एरिया पे उसकी खबर आई। मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारे जो रक्षाकर्मी हैं उनके ऊपर ऐसे हमला हुआ। लेकिन मैंने वो तस्वीरें जो हमारे युवाओं के साथ वो नहीं आई। तो मेरे मन में ये सवाल उठा, तो ये जो अखबार है इसने ये तो दिखा दिया, लेकिन कितने दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो खून खराबे हुए वहाँ, लोगों की सर पीटे गए और उनको नहीं दिखाया। तो जो आप कह रहे हो, मेरी भावना भी उसी से जुड़ी हुई है। कात्यानी जी, आपसे पूछता हूँ मैं कि चलिए 20 तारीख को, क्या आप जो बोलो उसमें कुछ ऐड कर सकते प्लीज प्लीज। एक्चुअली अब तो उसके बावजूद कि उसके अलावा कि वो खबरें नहीं आ रही है, अभी अभी कल आज में जो लड़कियां प्रोटेस्ट पे थी उनकी ऑनलाइन डॉक्सिंग शुरू हो गई है। मतलब उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और ये 22-23 साल के बच्चे हैं और इनको दे आर पुटिंग वो अपॉलॉजी डाल रहे हैं, अपनी माफीनामा डाल रहे हैं वीडियो डाल करके। अच्छा। तो वो देख के मुझे बहुत वो लगा क्योंकि मेरी भी 2 साल पहले ऐसी डॉक्सिंग हो चुकी है, इसलिए भी मैं इतना मतलब पर्सनल वो भी क्योंकि मेरी भी ऐसी डॉक्सिंग हुई थी 10-15 दिन 2 साल पहले और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से। तो पर तब मैं फिर भी थोड़ी बड़ी थी। ये 22-23 साल की, उसमें से एक जो है वो नाबालिग, वो तो 17 ईयर्स की है, वो अभी स्कूल में है और उसको सारे जो ऑनलाइन इनका है फौज, वो बैठ के उनकी पिक्चर वगैरह और जहां मिलेंगी वहां मार देंगे ऐसे सब लिख रहे हैं। तो वो तस्वीरें आना तो दूर की बात, एक अलग वो कि ऐसी जेंजी से अच्छा है कि ये हो ही ना, ये हम इन्हें खत्म कर देंगे। तो वो देख के बहुत दुख लग रहा है कि एक तो जो चीज हुई है वो आप कवर नहीं कर रहे हो और जो लोग जा रहे हैं कुछ कह रहे हैं वो भी नहीं उनको आप टारगेट कर रहे हो, उनको सिंगल आउट कर रहे हो, औरतों को सिंगल आउट कर रहे हो। और उनको अगर 19 साल के इंसान को आप कह दोगे कि ये तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें हम
मोलेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो क्या मतलब डर जाता है इंसान के अंदर, शरीर में, उसकी साइकी में एक डर बैठ जाता है। तो किन किन अलग अलग तरीकों से सिस्टम से सवाल हम पूछ रहे हैं, तो हमको सिस्टम उल्टा ट्रॉमेटाइज कर रहा है, ना सिर्फ लाठियों से बट एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी जो अभी हो रहा है। तो उसी के लिए तो संघर्ष हो रहा था, उसी लिए तो प्रोटेस्ट हो रही थी। हाँ, तो मैं पूछ ये रहा था कि 20 तारीख को लाठीचार्ज शुरू हुआ, तो उसके बाद आपने क्या क्या हिंसा के वाक्य देखे, जरा मुझे बताइए। हिंसा के वाक्य सुने भी ज्यादा, मतलब देखे भी थोड़े बहुत, कि हमारे एक साथी थे वो स्टैम्पीड में फंस गए थे, वो गिर गए थे, तो उनके नीचे स्टैम्पीड कैसे हुई? बैरिकेड गिराया था, तो बैरिकेड के उससे फोर्स, उनको आगे से फोर्स मिला शायद पुलिस से, तो वो गिर गए। बैरिकेड के पीछे से वो लड़खड़ा के गिरे, तो 10 लोग साथ में गिरे थे। तो उसके नीचे एक लड़की थी, और वो लड़की वेंटिलेटर पे थी। आई थिंक अभी वो ठीक है, मुझे पता नहीं अभी उनकी क्या स्थिति है, बट वो 5वें नंबर में थे उस गिरने पे। तो वो पूरे टाइम ये कहे जा रहे थे कि वो लड़की मेरे नीचे थी, वो मेरे वजन के तले वो क्रश हो गई एसेंशियली। तो और वो चीज वो बार बार दोहरा रहे थे, तो उनको किसी तरह से कंफर्ट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था उस समय। या वो पुलिस उसको उनको दिख भी रही थी उसके बाद, तो वो मतलब वो बैठे थे, वो ज्यादा ऐसे दिख कोशिश कर रहे थे दबाने की, बट वो फील हो रहा था कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की, वैसे ही बैठे रहे, खड़े रहे। और वो लड़की को किसी ने कोई सहायता नहीं की उसकी? हमने ये देखा कि बहुत सारे स्ट्रेचर पे एक के बाद एक, जहां आगे लोग चले गए थे पहला बैरिकेड गिरा करके, तो स्ट्रेचर पे एक के बाद एक लोग आ रहे थे। कोई कह रहा था ये बेहोश है, कोई कह रहा था ये मर गए। मतलब इससे पहले हम फिजिकली वो चीज को देखते, हमारे पास लोगों की कतार दिख रही थी, लोगों को उठाते हुए ले जाते हुए। और ये लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हुए थे, पर वो जाए जा रहे थे आगे। बट सामने से मुझे कोई वो नहीं दिख रहा था कि चलो शायद हम एक हल्का हाथ लगा कर ले, या कहीं हम कुछ खोल दे, कहीं जाने दे। और एक मेरी दोस्त कहीं पे हॉस्पिटल में गई थी, लेडी हार्डिंग में, तो वो ये बता रही थी दैट उसके हॉस्पिटल के कंपाउंड के सामने ही एक टीयर गैस फेंका था, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर तक वो स्मेल आ रही थी। अच्छा, मतलब आप जो हॉस्पिटल में भी मरीज हैं, उनकी भी लाइफ को आप थ्रेटन कर रहे हो, उनकी भी लाइफ को आप स्टेक पे डाल रहे हो, क्योंकि आपको कोई चीज करनी है अब। तो क्या पता उन्हें क्या ऑलरेडी दिक्कतें हो ना हो। तो ये कुछ चीजें थी तो जो पैलेट गन जो चली, जो रैपिड एक्शन फोर्स हाँ। ने चले, वो आपने देखा? मैंने देखा नहीं, बट मेरे कई लोगों ने, कई दोस्तों ने डॉक्यूमेंट किया था, पिक्चरें डाली थी, लाइव वीडियो ले करके कि अभी ये टीयर गैस डाल रहे हैं। मतलब हमको दिख रहा था बाद में जब हम गए थे, मैं थोड़ा दूर थी उससे, कि हम फिगर आउट करते, लोगों की हेल्प कर रहे थे ये देखने में, क्योंकि लोग थोड़े परेशान थे, क्योंकि यहाँ से ही बंद हो रहा था, यहाँ से ही बंद हो रहा था, कि अब यहाँ जाए या वहां जाए, क्या करे, मार्च कहाँ हो रहा है, भगदड़ हो रही थी थोड़ी। हाँ। आपने देखा ईशान? इसमें सरकारी दृष्टि से बड़े मजे की बात यह है कि मेरे जैसे लोग जो शायद उस विसिनिटी में नहीं रहते, मेट्रो बंद कर देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देना सरकार की दृष्टि से बड़े मजेदार तरीके से बहुत कारगर साबित हुआ। क्योंकि इस तरीके से जो जंतर मंतर से कुछ दूरी पे रहते हैं, जिन्हें मेट्रो यूज करना होता है, वो पहुंच ही नहीं पाए। और क्योंकि इंटरनेट भी बंद था, तो आप वहां पर ओला, उबर या किस तरीके का ऐप भी यूज नहीं कर सकते। पर जो कुछ मेरे दोस्त पहुंचे, जो वकील ही हैं, वो वहां पहुंचे, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया। और टीयर गैस सिर्फ जो है वो जंतर मंतर या उसके आसपास नहीं हुआ, वो जनपद रोड तक हुआ। और वहां पर जो टीयर गैस हो रहा था, तो बचने के लिए और कोई इससे तरीका ना देखते हुए, जो कैफे थे, जो दुकानें हैं पूरे जनपद पे, लोगों को उसमें जाना पड़ा। उसमें मेरी दोस्त भी गई, और वो अभी तक जो टीयर गैस इनहेल करने से जो अभी तक रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, उससे डील कर रही है अभी तक। हाँ, लाठी चार्ज हुआ, उसमें उसके एंकल पर चोट आई, और ये उसने डॉक्यूमेंट भी किया कि किस तरीके से वो भाग रहे, क्योंकि जंतर मंतर से जनपद रोड तक कोई बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं है, वो पूरी टॉलस्टॉय रोड से आना। तो वहां से भीड़ को दौड़ाना और एक तरीके से बैरिकेडिंग करके आपने पहले तो ट्रैप कर लिया, उसके बाद आप लोग जैसे ही वहां से अगर निकले, आप टीयर गैस कर रहे हैं। तो इस सब में जो सवाल बार बार आ रहा है कि भाई कारण क्या था? हाँ, वो बेचारे को कर तो रहे थे पीसफुल हाँ, प्रोटेस्ट। ऐसा
अगर वहां पर टॉल्स्टॉय रोड तक भी लोग इकट्ठे थे, वो जनपद तक भी इकट्ठे हो जाते, तो उसमें ऐसा क्या था, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, क्या उसके पीछे का क्या रीजन था, क्या लॉजिक था कि ये सब कुछ जो 20 तारीख को घटना घटी कि वो करना जरूरी हो गया, या इंटरनेट पर बैन करने का इस तरीके से, क्योंकि अब हम सीजेपी का नहीं, वो आंदोलन तो देखें, घबरा रहे होंगे ना हाँ, कि अगर नहीं, वो इंटरनेट तो- चालू रहे हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। हाँ, तो फिर लोग भी और आना शुरू हो जाएंगे, ये बातें लोगों को पता चल जाएंगी, उससे रोष बढ़ जाएगा, ये सब भी तो और ये है। तो शायद सरकार को इससे एक सरकार के लेसन दृष्टिकोण लेना से चाहिए कि ये तो सारा प्रोटेस्ट ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, जो एक ऑनलाइन इस सेंस में कि क्योंकि मीडिया ने तो अबैंडन कर दिया, उन्होंने तो कभी इन मुद्दों को उठाया ही नहीं, वो थे ही नहीं वहां पर, इसमें बोला ओबी मैन नहीं थी, एंकर नहीं थे, कोई नहीं थे वहां पर। तो जब खुद ही लोगों ने अपने हाथ में इस चीज को लेकर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया कि वो वहां पर से वीडियो बना रहे हैं अपने घर जाके, या जहाँ कहीं इंटरनेट आ रहा है मंडी हाउस में थोड़ा बहुत, वहां इस चीज को अपलोड करना, तो और वो मेट्रो भी बंद कर देना, हर रोज एक नया मेट्रो स्टेशन बंद करते हैं, उसके अलावा लोगों ने एक नया मेट्रो स्टेशन ढूंढ लेना, अच्छा, कि जब जंतर मंतर बंद, जनपद बंद किया गया, मंडी हाउस बंद किया, 14 किए, फिर 16 किए। तो लोगों ने नई दिल्ली ढूंढा, वहां से ऑटो वालों ने भेजना शुरू किया। तो ये तो शायद सरकार के लिए आगे की एक सीख है कि जो पुराने तरीके हैं शायद जनता को समझने के जनता के बातों को, आवाज को दबाने के, शायद वो इस पीढ़ी के साथ नहीं काम करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप ये इसका ये नहीं कि सरकार नए तरीके ढूंढे, अच्छा, हमारी उम्मीद में ये है कि उस आक्रोश को चैनलाइज करने का, सुनने का नया तरीका ढूंढे, बजाय ये नए तरीके ढूंढने के कि हम फेशियल रिकॉग्निशन से पकड़ लें किसी को, हम इलेक्ट्रिक लाठी चार्ज या बेटन यूज कर ले वहां पर, या वो इलेक्ट्रिक बैटन ये इस्तेमाल हुआ है। मैंने जो इंडिविजुअली लोगों ने रिपोर्ट किया है वो जरूर देखा है, वीडियो है उसके लोगों की। तो सरकार ये नए नए जो तरीके हैं कि यहाँ कैमरा लगाओ, अगर उसके आप बजाय बैरिकेड में इस तरह से लोगों को ट्रैप करोगे तो निश्चित रूप से भगदड़ होगी। हाँ। अब भगदड़ होगी तो लोग जख्मी होंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने संसद मार्ग की तरफ से बिल्कुल बंद किया हुआ था, बाद तक भी जब मैं गया उसका एक सिर्फ एंट्रेंस जो था वो टॉल्स्टॉय रोड पे जनपद की तरफ से था, तो वही एंट्री है, वही एग्जिट है, तो उसमें आप लोगों को रोक नहीं सकते। फिर आप अंदर वहां लाठी चार्ज करेंगे तो लोग भागेंगे। अब वो जो रोड मिलेगी, जो गली दिखाई देगी, क्योंकि उस गली में और कोई बाई रास्ता ही कोई नहीं है, रास्ता रास्ता नहीं ही है बाहर नहीं है, निकलने का, हाँ। तो भीड़ वापस लौटेगी, इसलिए वो जनपद पे गई, वो उधर से बैरिकेड गिरा के वो पीछे आपने को किसी पे- पथराव देखा, जो कह रहे हैं कि पथराव हुआ। हमें तो कहा गया कि पत्थर उन्होंने ही डाले थे, गाड़ी भी उन्होंने ही स्टेज वो के अब आ चुके हैं मीडिया में कि वो दिल्ली पुलिस और की मुझे ये सवाल है कि क्यों बच्चों पे, क्यों लोग, अगर सवाल उन पे केमिकल वॉरफेयर क्यों हो रहा है? कई जगहों पे ये बैंड है, यू कैन नॉट, आप टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी हो, हाँ, जी हाँ। आप केमिकल वॉरफेयर कर रहे हो, आप लोगों को आपको वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे, पैरों पे मारना होता है, आप लोगों को सर पे मार रहे हो, या आप अगर कुछ नहीं होता तो लोग प्यास भूख के मारे ही गिर जाते, क्योंकि सब कुछ बंद था, हमारे पास पानी नहीं था। तो फिर मैं एक दूसरे को, लोगों को पूछते हुए देखी थी कि पानी है, किसी के पास पानी है, 2-2 बूंद लोग एक दूसरे से पानी मांग रहे थे। तो अगर हम पेलेट खा के या टीयर गैस खा के नहीं गिरते तो हम शायद इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन से और भूख से ही गिर जाते। ऐसे जगह पे अक्सर आप एक पानी का कुछ रखते हैं स्रोत, पर आपने हर जगह बैरिकेडिंग कर दी है। नहीं, लेकिन आ रहे तो खाना भी आ रहा था, वो कह वो रहे बहुत वो बाद में- बात की बात है, 20 मार्च के दिन पानी नहीं था हमारे पास। जो अगर चल रहे हैं या कहीं आगे पहुंच गए, उनका पानी खत्म हो गया है, सारी दुकानें बंद हो गई है, सब जगह बैरिकेडिंग है, पानी कहाँ से आती है? हालांकि जंतर मंतर भी, जैसे मैंने बोला, बाकी वहाँ हमेशा प्रोटेस्ट रहते हैं, डेजिग्नेटेड साइट है, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं पीछे इस तरीके की, पानी के लिए या खाने पीने की, जहाँ पर नहीं, ऑफिस लोग तो तैयार थे। हाँ, पर वो दुकानें इस टाइम पे बंद कर दी गई, वो जो आमतौर पर खुली रहती हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो आकांक्षा ये जी, चीज़ है इसमें। अब आपने क्या देखा, हिंसा का जो वाक़या देखा आपने? सर 20 तारीख को मैं जो ट्रक था जहाँ पे सारे लोग थे, उसके आगे हमने एक औरतों की एक बहुत लंबी कतार थी, तो उसमें मैं थी, एंड दीज वर लाइक एकदम फ्रंट में, हमारे पीछे सारे आदमी थे एंड उनके पीछे वो ट्रक है। सो बेसिकली विमेन वर लाइक ऑन द बॉर्डर विद द पुलिस। जब लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि पीछे से धक्का आ रहा है, एंड औरतें भी, क्योंकि धक्का आ रहा है तो वो धक्का आगे लग रहा है पुलिस तक, एंड अचानक से पुलिस ने लाठियाँ लेके ना लड़कों को देखा ना लड़कियों को देखा, उन्होंने पहले 2-3 बार लाठी जो है
ज़मीन पे मारी और फिर घुमा घुमा के सबको मारने लगे। इस टाइम पे आई लिटरली सॉ कि लाठी मतलब जैसे घुमा के मारनी होती है, वो उसकी बजाय लेडी कांस्टेबल लाठी को कोने से मार रही है, एंड वो भी लाइक प्राइवेट पार्ट्स में, लड़कियों के। आपने खुद देखा? मैंने मेरे सामने 2 लड़कियों को ऐसे मारा गया है, जिसके बाद वो जोर जोर से वहीं बैठ के, बिकॉज द पेन वाज सो इंटेंस, दे सैट डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग। एंड उसके बावजूद जब उन्हें दिख रहा है कि वो बैठ गए हैं दर्द से, तब भी पुलिस जो है आके उन्हें भगा रही है, डांट रही है। ये अंदर का था। इसके अलावा मेरे भाई को आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो बाहर की तरफ थे जहाँ पे गेट नंबर 2 है जनपद का। तो आई सॉ हिज वीडियो जहाँ पे टीयर गैस का जो बॉम्ब होता है उसके सिर के बस इतने से गैप में, 2 इंच के गैप के ऊपर से निकल के गया है। सो हम समझ सकते हैं कि अगर आप टीयर गैस का गोला अगर किसी के सिर में जाएगा तो क्या होगा उनके साथ में। जहाँ तक पैलेट गन की बात हो रही है, मेरा ही एक बैचमेट रहे हैं कॉलेज वार्ड में, एक मेरे दोस्त हैं जिनको पैलेट गन एक्चुअली में लगी है। ही इज़ वन ऑफ द पिटिशनर्स इन सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ ये नहीं हुआ या फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अभी हम टीवी पे देख रहे हैं, जैसे आज कत्यानी बोल रही हैं कि बहुत सारी छोटी लड़कियां जो है वो मजबूर हैं माफ़ी मांगने के लिए, और मेरे को वो देख के मतलब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आई फील लाइक अगेन उनको वो जस्टिस नहीं मिला है। जहाँ इतनी सारी छोटी लड़कियों को मारा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वहाँ वो लड़कियां वापस आके अब सॉरी बोल रही है। तो ये किस तरीके की जस्टिस है? यू नो, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, एटलीस्ट इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम पुलिस वालों को अकाउंटेबल करने के बजाय हम बच्चों को बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना गलत बात है, यू नो। तो इसका मतलब कि ये नजरिया ही गलत है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इससे रोष और पैदा होगा डेफिनेटली, और बढ़ेगा ही आई थिंक, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अगर वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से वायलेंट होते रहेंगे तो, क्योंकि हम भले ही टीवी पे ना दिखे, हम भले ही इंस्टाग्राम पे ना जाएं, जितने भी लोग पिटे हैं वो शायद सबके पास इंस्टाग्राम ना हो, पर वो कहीं वापस जाएंगे और 4 लोगों से उस बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें दब जाएंगी या फिर किसी को पता नहीं चलेंगी। मेरे को लग रहा है कि वो जितना सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशराइज होंगे वापस आने के लिए और प्रोटेस्ट दोबारा करने के लिए। तो फिर इसका रास्ता क्या है आपके हिसाब से? इतनी चीज़ें आपने कह दी कि खामियां हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती, तो फिर हताश होकर युवा लोग करेंगे क्या? अपनी तरीके से सुनाएंगे, जैसे आप सुनाया, अब आवाज़ पहुंची, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये एक तरीका था। सरकार नए तरीके ला रही है ना सुनने के, हम और नए तरीके ढूंढेंगे अपनी बात सुनाने के। क्योंकि इसमें एक बड़ी मजेदार बात जो इस प्रोटेस्ट की रही कि सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया, पर इंटरनेट बंद कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे हम, अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, पर मेट्रो बंद कर दो, मेक इन इंडिया बनाएंगे हम, डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पर टियर गैस ही एक्सपायर्ड है हमारी, है ना? तो ये सरकार को भी शायद एक, हमारा नीति आयोग है, सरकार कहती है थिंक टैंक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो किसी काम का नहीं था, तो ये शायद नीति आयोग को ना बहुत अच्छा एक वर्किंग पेपर, एक स्टडी निकालनी चाहिए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या कहते हैं और हमने क्या किया। तो वो बहुत एक अच्छा तरीका सरकार के लिए है अपनी ही नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। हम नहीं कह रहे आप हमारी बात सुने, आप जो मारे गए लोग, जिन हर्ट हुए या जो कुछ भी हुआ, कि आप अपनी ही नीतियों पे एक रिव्यू के लिए कि बहुत अच्छा है तरीका। आप कह रहे हैं कि स्किल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, पर स्किल्स तो सिर्फ लाठीचार्ज ही दिख रहा है आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हैं, कांक्षा ने बताया किस तरीके से महिलाओं को प्रोटेस्ट में उसके बाद, या कात्यायनी का विलिफाई कर रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन में हम बढ़ाना चाहते हैं सबकी रिप्रेजेंटेशन, पर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है आज यूथ, आप बात सुनना छोड़िए, आप तो उनको चाहते हैं कि बस लाठी चार्ज करो, खत्म करो, ये होने ही नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये सरकार की नीतियों के लिए अपनी सेल्फ असेसमेंट या एक रिव्यू के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये प्रोटेस्ट। तो हम क्या करेंगे, क्या आगे रहेगा, वो एक बहुत सारे उसमें रास्ते हैं आगे देखने के लिए। और मेरा सुझाव सरकार को यही है कि वो इस चीज में बढ़िया एक अपना रिव्यू करें अपनी नीतियों का, कि सारी स्कीम प्रोग्राम में के क्या किया जा सकता है। कात्यायनी, क्या लगता है आपको? जैसे एक चीज़ है एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। तो एजिटेट तो हमने किया है, पर हमको ज़रूरत है कि हम ऑर्गेनाइज भी हो, साथ में भी आए। जैसे बहुत लेफ्ट के संगठन भी जुड़े थे इसके साथ, अब वो सारे साथ में आ रहे हैं। बहुत लोग
अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं और प्रोटेस्ट भी हुए बीच में अभी पिछले 5-6 दिनों में जंतर मंतर पे। तो एक और चीज वहां करने की कोशिश करी थी, एक रीडिंग कॉर्नर बनाने की कोशिश करी थी विद इन द प्रोटेस्ट एरिया ओनली, बट उसको पुलिस ने निकाल दिया। क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टर्स आ रहे थे ना, ऑफ कोर्स बहुत ऐसे भी लोग आए थे जिनको पता है क्या है नीट है, बट कुछ लोग ये देख रहे कुछ हो रहा है, तो उनके लिए जगह हो कि उन्हें पता चले कि एग्जैक्टली किन किन तरीकों से हमारे हक छीने गए हैं, एग्जैक्टली क्या क्या हमारे हक है और हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लोगों को अक्सर नहीं पता होता है कि अच्छा ये चीजें हम कर सकते हैं, या इन चीजों में हम, अभी FTI का पेपर भी लीक हुआ था, आपको पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि एक्टिंग का, सिनेमाटोग्राफी का लोग कमेंट्स में वहां लिख रहे हैं कि इसमें तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, ये क्यों लीक करवा दिया, या ऐसे, मतलब ये एक मजाक की बात थी। बट हर पेपर, तो अगर एक रीडिंग कॉर्नर हो और लोग साथ में जुड़े, पैम्फलेट मतलब थोड़े बांटे जाए, एक बातचीत जारी रहे कि किस तरीके से अपने अपनी जगहों पे भी धीरे धीरे काम कर सकते हैं लोग, ताकि हमेशा हमें कोई और ना हो जो आए और हमें इग्नाइट करे हमारे अंदर एक फ्लेम, मतलब वो हमारे अंदर जगी रहनी चाहिए, इतनी चेतना हमें होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेतना, इसीलिए आपने एक सवाल पूछा ना कि आप लोग क्यों आए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार भी सोच रही थी कि ये लोग नहीं आएंगे। अगर कोई अनशन पे बैठ जाए, किसी को अनशन से उठा लिया जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग क्यों आएंगे, इनको पैसे कमाने हैं, इनको अपना घर चलाना है। बट कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ हिला, और वो जो हिला है वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है। तो ये बताओ मुझे कि इस समय मैंने देखा इस प्रोटेस्ट में इतने ज़्यादा गरीब बच्चे नहीं आए थे, मिडिल क्लास के लोग बहुत थे। आए थे शायद वो विजिबल नहीं रहे ऑनलाइन, पर जिस दिन मैं गया न्यू दिल्ली से एक ऑटो लेकर, उसमें वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से वो बच्चा था, और उससे बात करने पर वो मिडिल क्लास या मेरे एक क्लास के स्तर से नहीं था, उसने बताया वो वहां से आया है। और जब मैं वहां अंदर गया तो देखे बहुत सारी सरकारी स्कूल के बच्चे जिनकी छुट्टी हुई है वो वहां पर है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो हम आर्टिकुलेशन देखी, जो लोग बोल रहे थे, बच्चियां और बच्चे बोल रहे थे, वो मिडिल क्लास से लगते थे। मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं सर, आप सही हैं, पर मैं ये भी बोलूँगी कि अक्सर जो बच्चे अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, आप उनकी बाइट नहीं लेना चाहेंगे, है ना? तो वो बच्चे, और बल्कि मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैं पर्सनली बहुत प्रिविलेज्ड रही हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ये इंसान बनी हूँ जो मैं अभी बात कर सकती हूँ। मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड थी पहले से, पर ये कहीं ना कहीं वो एजुकेशन की वजह से चेंज आता है, दैट यू फाइंड योर वॉइस, कि मैं जो बोल रही हूँ उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। प्रोटेस्ट में जाके मेरे लिए मेरी फेवरेट चीज़ थी, लेफ्ट के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो हम देखते ही रहते हैं, कभी ना कभी प्रोटेस्ट में वो मिल ही जाते हैं, सेम लोग सेम चेहरे। पर इस बार मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोगों से बातचीत की जो कि पहली बार प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि इससे पहले क्या प्रोटेस्ट हुए हैं और क्या गलत हुआ है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो कि जैसा ईशान कह रहे हैं स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन जब आप उस जगह पे आ रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई चित्र देख रहे हैं, और आप एक तरीके से एजुकेट हो रहे हैं। तो मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि जो एजुकेट होने का जो हमारा एक स्टार्ट हुआ है सिलसिला, वो रुके ना, लोग और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली जिन चीज़ों पे सरकार अड़ी हुई है उन चीज़ों को हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, कि अगर कोई मामला जो है 5 साल 6 साल से अटका हुआ है तो वो क्यों अटका हुआ है, किसी को जेल में डाला गया है, क्यों डाला गया है, किस बिना पे डाला गया है। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तो हम देख रहे हैं वो नहीं निभा पा रहे हैं। एक तो आपकी जिम्मेदारी है, कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक लाइक कि हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी में, जैसे वहाँ भी प्रोटेस्ट में कोई बोल रहे थे कि पावर इज विद लाइक हाउ मेनी हेड्स वी सी हियर। तो एक एक इंसान वहाँ पे काउंट होता है, अगर वो 100 हैं तो भी काउंट होंगे, 1000, 10,000, 1 लाख, तो वो पावर जो है वैसे ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो आई थिंक आई वुड वांट टू सी कि आने वाले फ्यूचर में भी अगर कोई प्रोटेस्ट है किसी भी चीज़ को लेके, तो हम इसी ही अमाउंट में लोगों को देखें जो कि आए जनता मंतर, भले ही वो मुद्दा उनसे कनेक्टेड हो या ना हो। तो मुझे इस चर्चा से इतना मुझे लग रहा है कि लोग अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ आए थे, वो केवल पेट पर लीक की वजह से नहीं आए थे, वो एक चिंगारी थी। और ये जो हताश हैं लोग, नाराज़ हैं लोग, निराशा से बड़े हुए हैं लोग, ये चाहते हैं कि बदलाव हो, और इस देश का भविष्य उसी युवा लोगों के से साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा
तो विकसित भारत बन नहीं सकता। मैं सर ये बात है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं जो 18-20 साल के हमारी उम्र के हैं, हमने तो सिर्फ देखा ही है ना। बाकी शायद मेरे जैसे कोई लोग हैं या कोई एक दो हैं जो रुचि रखते हैं, शौकीन हैं पढ़ने के, जानने के, तो शायद वो इतिहास के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर एक जो एवरेज बच्चा है जो स्कूल से निकल रहा है इस समय, तो उसने तो सिर्फ यही देखा है जो हम सिर्फ हटाओ तोड़ो, सिर्फ इसी तरीके की राजनीति देखी है। तो उसमें जो मैं आर्किटेक्चर में देखता हूँ या मैं बहुत बार सोचता हूँ कि 50 और 60 के दशक में जिस तरीके के आदर्शों के साथ हम चले, और वो हर चीज में देखा, वो आर्किटेक्चर में हम देखते हैं पूरी चंडीगढ़ उसका एक कितना अच्छा उदाहरण है, और वो पूरे देश भर में वो आदर्श तो आज युवा में हैं। हाँ। वो मैं आपकी बातों से ही जाहिर रखे हैं। तो ये प्रोटेस्ट उसी तरीके से एक नए तरीके से, एक नए सिरे से सोचने का मौका है। आप चलिए सोचिए, नए तरीके सोचिए, और सरकार को कहिए आपसे बातचीत करें। एक कविता से खत्म करते हैं। ठीक है। ये गोरख पांडे की कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। क्या बात है। तो आई थिंक लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो रात है रात है रात है कह रहे हैं, सुबह जरूर सवेरे सवेरे हमें, तो हम अब इसमें फंसने वाले नहीं हैं। एंड आई थिंक एक ये रियलाइजेशन है कि हमारी जो चेतना है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो अभी भी जागरूक है। ये मुझे वहां जाके फीलिंग आई है कि हमारी जो युवा है ना, हमको, क्योंकि जो ये बात कर रहे थे ना स्किल कुछ करा नहीं है, तो आई थिंक सरकार भी थोड़ी होगी कि ये तो इतना इन्हें कुछ सिखाया नहीं, हमारे इतने पेपर लीक हो गए फिर भी इन्हें कितना कुछ आता है। हाँ। इतनी रील बना लेते हैं, इतना वायरल कर देते हैं चीजें, तो ये कहाँ सीखा इन्होंने ये सब। करेक्ट। सो हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और मुझे सच में कहूँ, ऐसी चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की। आपका खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सर।